हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे CMA फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 4, जिसका कि नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। दोस्तों इसका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, इन दोनों का वन शॉट और क्विक रिवीजन का वीडियो अपलोड हो चुका है। क्लियर है। और चैप्टर नंबर 4 का भी वन शॉट अपलोड हो चुका है। अब हम करने वाले क्विक रिवीजन। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विथ रेफरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। हम पहले सीखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि बनाना है फर्नीचर। ठीक है, कोई फर्नीचर बनाना है तो हमको मालूम है कि फर्नीचर बनाने के लिए क्या लगता है दोस्तों? लगता है वुड, और लगता है कारपेंटर का खर्चा। ठीक है, और लगता है मान लो किसी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो। ठीक, तो वुड जैसे हम लोग एक फर्नीचर को देख के बता सकते हैं कि भाई इसमें कितने का वुड लगने वाला है, उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल। एक फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर कितना खर्चा लेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। और एक फर्नीचर बनाने के लिए मान लो कि मैंने कोई स्पेशल मशीन हायर की, तो स्पेशल मशीन हायर की तो उसका खर्चा क्या होगा, उस फर्नीचर में अलोकेट किया जाएगा, क्योंकि मैंने उस फर्नीचर को बनाने के लिए स्पेशल मशीन हायर की थी। तो ऐसे खर्चे जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल हो सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब मेरी बात ये समझो कि जब फर्नीचर बनाना था मैंने डायरेक्ट मटेरियल को अलग लिखा, डायरेक्ट लेबर को अलग लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग लिखा। क्यों लिखा? ताकि मैं क्या कर पाऊँ कि भैया मैंने मान लो स्टैंडर्ड या बोलो बजट कि मैंने सोचा था कि यार 500 का लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? मटेरियल लगना चाहिए। एक्चुअल में लगा 600 रुपये का। वैसा ही मैं सोचा था लेबर आएगा कितना लेगा, 600 लेगा। लेबर ने बोला भाई मैं तो 800 लूँगा। तो मैं अपने बजट के हिसाब से और जो एक्चुअल खर्चा लगा है उसके हिसाब से क्या करना है, मैं कॉस्ट का कंट्रोल कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए मेरे को आवश्यक होता है कि मैं कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करूँ। क्लियर है। और बातें हैं बहुत सारी, फटाफट समझाता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ समझाते रहा तो फिर क्विक रीजन का मतलब नहीं रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब डिवाइडिंग एक्सपेंस इनटू कैटेगरीज सो दैट कॉस्ट कंट्रोल, जिससे कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके कि भैया मैंने इतना खर्चा सोचा था, इतना लग रहा है, तो मेरे को ध्यान देना है कि मेरे को उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लाइक मान लो यहाँ पर मटेरियल खर्चा एक्स्ट्रा लगा तो उसका वेस्टेज में ध्यान दूंगा, परचेस की कॉस्ट में ध्यान दूंगा, कितनी क्वांटिटी मंगवाओ जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम लगे मटेरियल की, उसमें ध्यान दूंगा। क्लियर है। फिर क्या लिखा है? प्रॉफिट कैलकुलेशन, कॉस्ट प्रॉपर निकलेगी तो प्रॉफिट भी प्रॉपर मालूम चलेगी हमको। एंड डिसीजन मेकिंग बिकम सिंपल, मैनेजमेंट को सही कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैनेजमेंट सही तरह से डिसीजन ले पाएगी। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सपोज देयर इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेकिंग टेबल, इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। उसको अलग अलग कॉस्ट लगेगी। लाइक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या लगेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है वुड। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या लगेगी, कारपेंटर का खर्चा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा क्या लगेगा, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये किस में आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। कि हम लोग को मालूम चल जाता है कि कितना कितना खर्चा लगेगा दिखते ही। लेकिन एक फैक्ट्री जैसे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इसको लिखते हैं अपन, इसको हम लिखेंगे अपन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, फिर इसको बोलेंगे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ पर कॉस्ट वर्ड नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? ओवरहेड। ठीक है, वापस देखो, ओवरहेड मतलब क्या होता है दोस्तों? उसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी व्यय। क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय या इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? इसको अपॉर्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपॉर्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपॉर्शन करना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री रेंट में, फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो फैक्ट्री में कितने सारे प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना लगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपॉर्शन करना पड़ेगा। वैसे ऑफिस या स्टाफ की जो सैलरी है वो किस में आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। उसको भी हमको अपॉर्शन करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। फ्यूल फॉर ट्रक डिलीवरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कितना लगा होगा एक प्रोडक्ट पर के पीछे, इसको क्या बोलेंगे? ओवरहेड। तो अल्टीमेटली जिसको डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको डायरेक्ट ट्रेस नहीं कर सकते उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ये सब बात ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कॉस्ट का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हम लोग क्या कर पाए कि हम लोग उस पर कंट्रोल कर पाए, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाए, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो डिसीजन मेकिंग सिंपल हो जाती है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और बस का लिखा है देखो, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये जो प्रिंसिपल दिए हुए है इसको एकदम आसान सी भाषा में यहाँ पर मैं आपको समझाया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एकदम आसान से एक्सप्लेशन है। पहले क्या लिखा हुआ है? जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करोगे उसका सिद्धांत ये है कि सबसे पहला ग्रुपिंग बाय सिमिलरिटीज़, कि सिमिलर कॉस्ट को क्या कर लो आप एक साथ ग्रुप कर लो। जैसे ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल,
जितने भी रॉ मटेरियल से संबंधित कॉस्ट होगी, जैसे कि मान लो यहाँ पर वुड है, नेल है, पेंट है, शुड बी ग्रुप्ड अंडर मटेरियल कॉस्ट। सबको हम लोग मटेरियल कॉस्ट के अंदर ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम लेबर संबंधित होगा, जितने भी लेबर होंगे उसको हम लोग ले लेंगे लेबर कॉस्ट में, इस तरह से। फिर क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सब क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्दर सब क्लासिफिकेशन एग्जांपल, मटेरियल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल है तो वुड हो गया डायरेक्ट मटेरियल, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा, ग्लू, नेल यूज जनरली इन द फैक्ट्री। तो हम लोग जो डायरेक्ट मटेरियल मतलब कि हम लोग बता सकते हैं कि भाई एक टेबल बनाने में इतना खर्चा लगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। जो हम लोग अपॉर्शन करते हैं, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि एक साथ ग्लू लेकर आ गए, नेल लेकर आ गए, किलो में लेकर आ गए, तो किलो में नेल लेकर आ गए यानी किले लेकर आ गए, किसमें कितना लगा, किसमें कितना लगा वो तो हमको पता नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक एप्रोप्रिएशन यानी एक प्रॉपर तरीके से अपॉर्शन कर देंगे। फिर लिखा है कि हर तरह की कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाना चाहिए। पैकिंग टेप का भी खर्चा होगा ना, तो छोटा सा खर्चा है पैकिंग टेप का, तो उसको भी क्लासीफाई करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। तो सिमिलर खर्चे को ग्रुप कर देंगे, फिर उसको फर्दर सब क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हर खर्चे को मस्ट क्लासीफाई करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 4, वन कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन क्लासिफिकेशन। यानी जो फैक्ट्री का रेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरहेड कॉस्ट बाय नेचर। अगर फैक्ट्री का खर्चा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग ओवरहेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवरहेड बोलेंगे। फैक्ट्री का लिखा ना रेंट, उसका बोलेंगे ओवरहेड है बाय रेंट बाय नेचर। यानी कि बताया था कि नेचर मतलब क्या होता है कि कौन सा खर्चा किस पे लगा, कौन सा खर्चा किस में लगा, कि भैया जो ये खर्चा किस पे लगा, ये खर्चा लगा फैक्ट्री रेंट में खर्चा लगा, वैसा। फिक्स्ड कॉस्ट बाय बिहेवियर, जो फैक्ट्री का रेंट होगा ओवरहेड बाय नेचर है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बाय बिहेवियर है। बिहेवियर मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट है वो क्या होता है बिहेवियर के हिसाब से। यानी कि देखो यहाँ पर एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक मिनट ओफो एक मिनट, हाँ क्या हो रहा है ये, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट का नेचर कैसा है, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम। सपोज मान लो शॉप है, उसका रेंट लगता है, तो सेल ज़्यादा करो या कम करो, रेंट तो उतना ही देना है। या फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, रेंट तो उतना ही देना है, उसको क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट। यानी बिहेवियर क्या है वो देखना है आपको, बिहेवियर क्या है उसका, ठीक है। तो फैक्ट्री का बिहेवियर क्या है कि भाई खर्चा क्या रहता है, फिक्स रहता है। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बाय फंक्शन, तो फैक्ट्री का जो रेंट का खर्चा हम लोग क्यों करता है, किसी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट बाय फंक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट बाय फंक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है, मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव। मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट का डिसीजन लेने के लिए। एग्जांपल के लिए, फॉर कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट में बी क्लासीफाइड एज। देखो कॉस्ट को कंट्रोल करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉस्ट क्लासीफाई किया जाएगी डायरेक्ट वर्सेज इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट खर्चा कितना लगा, इनडायरेक्ट खर्चा कितना लगा। फॉर डिसीजन मेकिंग कॉस्ट में बी क्लासीफाइड एज फिक्स वर्सेज वेरिएबल। अगर हमको डिसीजन लेना है तो हम लोग कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई करेंगे, फिक्स्ड में और वेरिएबल में क्लासीफाई करेंगे, ताकि मैनेजमेंट क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए। ठीक है, लिखा है सब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड। आवश्यकता के अनुसार हम लोग सब क्लासीफाई करेंगे। तो कॉस्ट में भी क्लास सब डिवाइडेड बाय नेचर ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, यानी कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। फिर क्या लिखा है, फंक्शन। देखो नेचर ऑफ कॉस्ट एलिमेंट मतलब हमको मालूम है कि किसमें खर्चा लगता है, मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड में। फंक्शन कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन में सब काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ए और बी। बिहेवियर में बताया था फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन हो या ना हो हमेशा देना ही है। वेरिएबल क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा खर्चा होगा। सेमी वेरिएबल क्या होता है, इसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाकर होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद डिटेल में और आगे पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में ही। फिर लिखा रिलेशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस। रिलेशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कि प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब मालूम है कि डायरेक्ट खर्चा मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो पाए। इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, ओवरहेड खर्चा, जिसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। लाइक फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब क्या होता है, ऊपरी व्यय, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर मेकिंग कंपनी है, तो वुड बनाना है मेकिंग टेबल बनाने के लिए। तो वुड का नेचर क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट है, पहली बात तो ये। ट्रेसेबिलिटी क्या होगा, हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझना। डायरेक्ट फैक्ट्री में क्या लगता है, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर लगेगा, डायरेक्ट इसमें से अगर हो तो लगेगा। प्लस क्या करेंगे अपन, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। इन सबको मिलाकर क्या बनता है हमारा, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसा।
तो फंक्शन क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल होता है। बिहेवियर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। बिहेवियर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा मटेरियल, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम मटेरियल, ऐसा। फिर क्या लिखा है, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट का नेचर क्या होता है, ये होता है ओवरहेड कॉस्ट। क्या लगता है, ओवरहेड कॉस्ट। इसका नेचर क्या है, ओवरहेड। ट्रेसेबिलिटी हो तो क्या ट्रेस कर सकते हैं कि कितने में कितना लगा, नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ट्रेस नहीं कर सकते तो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। फंक्शन क्या होगा इसका, प्रोडक्शन कॉस्ट में लगता है, वो जो बताया अभी अभी, फैक्ट्री ओवरहेड में चले आएगा फैक्ट्री का रेंट, ऐसा। बिहेवियर क्या है इसका, फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्यों है, फिक्स कॉस्ट क्यों है, अगर प्रोडक्शन हो तो भी लगेगा, नहीं हो तो भी लगेगा। डिलीवरी मैन का भी वही है, नेचर क्या है यहाँ पर, ओवरहेड कॉस्ट है। ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, ओवरहेड होगा। क्या होगा, ओवरहेड होगा। तो डिलीवरी मैन का जो फ्यूल है हम लोग किसी पर प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं कर सकते, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से अपॉर्शन करेंगे, इसलिए क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है। फंक्शन क्या होगा इसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि डिलीवरी मैन का जो फ्यूल है क्यों लगता है, अपन गुड्स को सेल वगैरह करने के लिए लगता है। बिहेवियर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ज़्यादा अगर आपका ऑर्डर आएगा, ज़्यादा गुड्स को सप्लाई करोगे तो ज़्यादा आपका वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, ऐसा। ये पोर्शन आपका हुआ क्लियर, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्लास, देखो अब इसको पढ़ लेना, अब इसको पढ़ना एकदम आराम से, इसको समझते हुए। मैं तो बोल रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको काम करता हूँ, इसको मैं ऐसा जूम करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। फिर आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है क्लासिफिकेशन एज पर कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देखो, एज पर CAS1 टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर रिकमेंडेड। एक लिखा सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, एक लिखा ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस से, किस उद्देश्य से हम लोग खर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, कि कौन सा खर्चा किस पे लगा है, कौन सा खर्चा किस पे लगा है। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं अपन मटेरियल, पहले क्या लिखा है यहाँ पे, मटेरियल, फिर क्या लिखा है, एम्प्लॉय, फिर क्या लिखा है, एक्सपेंस। मटेरियल मतलब क्या होता है कि कौन सा खर्चा किस पे लगा है, यानी कि मटेरियल का खर्चा को हम लोग कहाँ डालेंगे, मटेरियल में डालेंगे। एम्प्लॉय खर्चा एम्प्लॉय पर डालेंगे, एक्सपेंस खर्चा एक्सपेंस पर डालेंगे, ठीक है। तो कौन सा खर्चा किस पे लगा उसको बोलेंगे नेचर ऑफ एक्सपेंस। तो मटेरियल के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि मटेरियल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडर ऑफ सर्विस। जैसे कि मान लो मैं क्या बना रहा हूँ, शर्ट बना रहा हूँ, तो शर्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे क्या लगा, मटेरियल खर्चा लगा। जो लिखा है सर खर्चा लगा, कैसे लगेगा, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को नेट करके रिबेट, टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड रिफंडेबल दैट कैन बी क्वांटिफाइड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो जब जो खर्चा है क्या लगेगा, नेट ऑफ करके लगेगा कि असल में खर्चा कितना लगा, ऐसा। एम्प्लॉय में भी देखेंगे कि असल में खर्चा कितना लगा। तो एम्प्लॉय कॉस्ट आर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट पेड और पेबल। पेड और पेबल मतलब कॉस्ट में पहले चैप्टर में सिखाया था कि जो खर्चा है, अगर आप खर्चा इनकर हो चुका है, चाहे पेड हुआ हो चाहे पेबल हुआ हो, वो किस में माना जाएगा, कॉस्ट में माना जाएगा, क्योंकि पेबल है मतलब पेड तो करना ही ना भाई। तो एम्प्लॉय कॉस्ट आर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट पेड और पेबल टू एम्प्लॉयज़ परमानेंट और टेम्प्रेरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ अ सर्विस। क्लियर है। तो प्रोडक्शन के लिए सर्विस से जो भी खर्चा हो, एम्प्लॉय खर्चा एम्प्लॉय में आएगा। क्लियर है। तो मटेरियल खर्चा मटेरियल में, एम्प्लॉय खर्चा एम्प्लॉय में, एक्सपेंस है खर्चा एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ अ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़, पेमेंट फॉर बॉट आउट सर्विसेज, जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस। मैं आपको इसका समझाता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल के बारे, एक्सपेंसेस के बारे में, जो आपको क्वेश्चन वगैरह में काम आएगा, भले आने तो बाद में, मान लो CA में, इंटर में, खाली समझ लो आप। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ सुनना, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि मान लो मेरे को बनाना था कोई प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मेरे को बनाना था X। इसके लिए मैंने क्या किया, एक मशीन हायर की, मशीन का नाम है मान लो मशीन वाई, मैंने हायर की प्रोडक्ट। इसके लिए मैंने मशीन वाई को क्या किया, रेंट पे लिया। तो जो रेंट का खर्चा है, पूरा का पूरा रेंट खर्चा कहाँ पे जो डालेंगे अपन, प्रोडक्ट X में डालेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए डायरेक्टली खर्चा किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ऐसा खर्चा जिसको कि हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट हो गया, या फिर फैक्ट्री का जो वर्कर है, फैक्ट्री का वर्कर है, उसकी क्या हो गई, सैलरी हो गई। तो सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट खर्चा, जिसको कि हम डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट वाइज हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पूरा का पूरा हम एक्सपेंस में शामिल तो कर देंगे, फिर इसको बांटेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। वैसे देखो, मटेरियल को हम लोग बांटें डायरेक्ट मटेरियल में, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल में। वैसे एम्प्लॉय को बांटेंगे हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉय, फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय या इनडायरेक्ट लेबर, ऐसा। क्लियर। तो ये है बात। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो, क्लास
एक मिनट, क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको कि हम लोग ट्रेस कर सकें। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसको कि हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि शर्ट बनाने के लिए मालूम है कि भाई क्लॉथ लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। या फर्नीचर बनाने के लिए वुड लगेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। फिर क्या लिखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसको कि हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते, या फिर जिसको हम लोग अपॉर्शन करेंगे। लाइक मान लो मेरे को शर्ट बनाना था, मेरा काम है, तो उसके लिए धागा लगा, जो धागा लगा वो क्या कहला जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। या फिर मान लो या फिर धागा लगा, या फिर कोई बटन लगा शर्ट बनाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे ही मान लो फर्नीचर बनाना है, तो उसके लिए मेरे को नेल्स एक्सेट्रा लगे, या फिर ग्लू लगा, तो वो सब किस में कहलाएगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा फिर क्या डायरेक्ट एम्प्लॉय, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई शर्ट बनाने के लिए टेलर बोलता है, शर्ट बनाने के लिए टेलर बोलता है 500 रुपये लूँगा, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय, कि डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं। कारपेंटर बोलता है कि मेरे को 5,000 चाहिए इस फर्नीचर को बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे डायरेक्टली एम्प्लॉय, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको डायरेक्ट ट्रेस हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसके पहले भी। ये कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई, हाँ, जैसे मान लो फैक्ट्री में होता है क्वालिटी चेकर, है ना, वो आएगा क्वालिटी चेक करेगा, या सुपरवाइज़र होगा, तो वो सब का जो खर्चा है वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा, क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्टली किसी में ट्रेस नहीं कर सकते। वो क्वालिटी चेकर आएगा, कई सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके जाएगा, है ना, ऐसा। तो हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में हम लोग अपॉर्चन नहीं कर सकते। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, बताइए, स्पेशल ऑर्डर आया किसी चीज़ के लिए, तो किसी चीज़ के लिए स्पेशल ऑर्डर आया, तो उसके लिए स्पेशल खर्चा लगा, लाइक मशीन रेंट के लिए, स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, वो आएगा डायरेक्ट कॉस्ट में। या फिर मान लो कोई शर्ट बना रहा है, उसकी फैक्ट्री है, मैंने क्या किया, किसी ब्रांड का नाम यूज़ किया, तो ब्रांड को दे रहा हूँ मैं ₹100 पर शर्ट के पीछे, तो किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। फिर इनडायरेक्ट खर्चा मतलब क्या होता है, जिसको हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, उसको कहलाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री का रेंट हो गया, वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि हम लोग डायरेक्टली उसको ट्रेस नहीं कर सकते। ऐसा क्लियर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर लिखा है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, फंक्शन के आधार पर क्लासीफाई करना। फंक्शन किससे याद रखना, फंक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर फैक्ट्री में, फैक्ट्री से चालू याद होगा, जैसे फैक्ट्री दिखेगा तो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ऐसा मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे फंक्शन लिखा, ध्यान रखना फंक्शन, इसमें आपको अच्छे समझाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखो, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट से याद हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे इनडायरेक्ट की बात आती है तो आदमी क्या होता है, फंस जाता है। FAS, एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, ए फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जैसे ही आपको यहाँ पर आएगा, जैसे याद आएगा फंक्शन, फंक्शन से तुरंत आना चाहिए फैक्ट्री, क्योंकि काम होता है फैक्ट्री में। तो जैसे फैक्ट्री याद रखोगे 3 से रखना, फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड है फैक्ट्री कॉस्ट, यानी इसको सबको मिलाकर बोल रहा है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री का ओवरहेड, सबको मिला के क्या आ जाएगा हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन फंक्शन में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, यानी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग द पॉलिसी, पॉलिसी से बनाने से संबंधित खर्चा, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट करने से संबंधित खर्चा, और ऑपरेशन को कंट्रोल करने से संबंधित खर्चा आएगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में। फिर सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, मतलब देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आया, समझना, यहाँ पर आया, इसको ऐड करके आया प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या आया इसको, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, जो बोलना है बोलो, या वर्क कॉस्ट बोलो। तो मान लो यहाँ पर आया दोस्तों फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस अपन ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का खर्चा, तो हमारा क्या मालूम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा क्या लिखा है, सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेटेड डिमांड। अल्टीमेटली यार सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है कि हम मार्केटिंग करते हैं और डिमांड को क्रिएट करते हैं, उसको बोलेंगे अपन सेलिंग कॉस्ट, यानी सेलिंग का खर्चा, सेलिंग ओवरहेड का खर्चा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या हो गई, कि भैया हमको जो है ऑर्डर आया तो उसको माल को पहुंचाने की नहीं पहुंचाना है, तो पैक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, डिस्पैच करना है, वो खर्चा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। कोई अगर इम्पोर्टेड पैकेट आता है उसको रिकंडीशन करना है, वो भी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे खर्चा आता है, वो भी इसी में क्या होगा, शामिल होगा। ऐसा फिर रिसर्च कॉस्ट में समझ में आ रहा है कि भैया नए प्रोडक्ट को रिसर्च करने संबंधित क्या होगा, रिसर्च कॉस्ट में आएगा। डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डिसीजन को कि भाई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने संबंधी जो खर्चा आएगा वो किस में आएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट में आएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बाय नेचर ऑफ बिहेवियर, नेचर ऑफ बिहेवियर मतलब क्या होता है, इसका बिहेवियर कैसा है,
फिक्स जो है वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। फिक्स मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट विच डू नॉट वरी विथ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी भले चेंज हो या ना हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट का खर्चा क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक खर्चा बढ़ेगा, ऐसा कम होगा तो खर्चा कम होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट भी शामिल होता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होता है, उसको बोलेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल के लिए दोस्तों याद है आपको टेलीफोन पहले चलता था, बता दूँ उसमें क्या होता है कि मान लो आपको कहा गया कि भैया टेलीफोन का जो बिल आएगा ₹200 पर मंथ आपको बिल आएगा ही समझो। उसके अलावा मतलब आप कोई कॉल करते हो तो आपको ₹1 पर मिनट का आपको खर्चा और लगेगा। तो ये जो खर्चा हो गया ये क्या हो गया, फिक्स कि हर महीने इतना खर्चा आना ही है, और एक कॉल के अकॉर्डिंग खर्चा हो गया ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। क्लियर है, इसको बोलेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका प्रैक्टिकल वगैरह अभी आवश्यकता नहीं समझने की, आप समझ लेना CM इंटर में। क्लियर है। फिर क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस। यहाँ पर समझाया एकदम आसान भाषा में, क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक ऑपरेशन। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको यहाँ पर प्रोडक्शन संबंधित या ऑपरेशन संबंधित खर्चे का क्लासिफिकेशन कैसे करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दोस्तों कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, अगर स्पेशल ऑर्डर आता है जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कारपेंटर, कोई कस्टम ऑर्डर आया कि भाई सोफा इस तरह से बनाना है, तो कौन सी कॉस्टिंग का यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा जॉब कॉस्टिंग का यूज़। उसके अलावा मान लो कि एक ही ग्रुप की चीज़ें बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, बैच कॉस्टिंग का यूज़ किया जाएगा। जैसे टेबलेट है, एक है मेडिसिन की टेबलेट एक जैसी बनेगी, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बैच कॉस्टिंग का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है वहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ठीक है, यहाँ पर क्या जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है वहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का। प्रोसेस कॉस्ट का मतलब कि क्या होता है, जहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहेगा और अलग अलग स्टेज में होकर गुजरेगा। कंटिन्यूस चलता रहेगा, जैसे टेक्सटाइल में कंटिन्यूस चलता रहता है। अलग अलग की बात करें तो मान लो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 से गुजरेगा। यहाँ मान लो डाला मैं यहाँ पे मटेरियल, तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल की हुई कटिंग, फिर यहाँ पे क्या हुई स्टिचिंग, फिर यहाँ पर क्या हुई फिनिशिंग, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेज वाइज। फिर क्या बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट, कि एक ही कॉस्ट को, यानी क्या होता है जब एक ही रॉ मटेरियल से दो या ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, जब एक ही रॉ मटेरियल से दो या दो से अधिक क्या बनते हैं, प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, तो किस में आएगा, जॉइंट कॉस्ट में आएगा। एग्जांपल के लिए अगर स्पेशल ऑर्डर आएगा तो जॉब कॉस्टिंग, ग्रुप ऑफ सिमिलर यूनिट्स आएगा तो बैच कॉस्टिंग, बिग प्रोजेक्ट का आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कंटिन्यूस स्टेजेस का आएगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग, मल्टीपल आउटपुट निकला एक ही इनपुट से तो आएगा जॉइंट कॉस्टिंग। वापस स्पेशल ऑर्डर आया तो जॉब कॉस्टिंग, सिमिलर यूनिट हुई तो बैच कॉस्टिंग, बड़ा प्रोजेक्ट आया तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कंटिन्यूस प्रोडक्शन स्टेज में चला तो प्रोसेस कॉस्टिंग, और मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम वन इनपुट आया तो जॉइंट। तो एक बात और बता दो आपको, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर भी स्पेशल ऑर्डर आता है, देखा है तो यहाँ पर भी क्या आता है, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या आता है, स्पेशल ऑर्डर आता है, यहाँ पर भी आता है स्पेशल ऑर्डर आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, लॉन्ग टर्म के लिए आता है, यहाँ पर क्या आता है, शॉर्ट टर्म के लिए आता है। बस क्लियर है। तो ये ख़त्म हुआ दोस्तों आपका चैप्टर, और यहाँ पे आपको समरी दी हुई है। थैंक यू।